कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको कदम कदम पे शब्दावली देगा, कदम कदम पे प्रश्न देगा और हर चैप्टर के बाद प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देगा कि एनसीईआरटी को पढ़ो। एनसीईआरटी आधारभूत संरचना की तरह है एस्पिरेंट्स के लिए। स्वागत है आप सभी का आकार आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रहबर नवाज है और आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन जो हर एक बिगनर्स के लिए चैलेंजिंग होता है ये समझना कि एनसीईआरटी को कैसे डील करना है। आखिर क्या हो इसको पढ़ने का अप्रोच, हमें एनसीईआरटी को किस प्रकार से कवर करना चाहिए, क्या एनसीईआरटी की सारी किताबें आपको पढ़नी हैं या कुछ किताबें पढ़नी हैं, एनसीईआरटी के कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सभी किताबें क्लास 6 से लेकर के 12 तक महत्वपूर्ण हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सभी एनसीईआरटी को कवर नहीं करना है। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए शब्दावलियों का चयन अगर जो एनसीईआरटी कर रही है उस शब्दावली से डरना है या सीखना है, किस प्रकार से हम एनसीईआरटी से ही अपने ब्रेन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, माइंड मैप बना सकते हैं, ये सभी समस्याएं एक बिगनर्स को देखने को मिलती हैं। तो आइए आज के इस एपिसोड में मैं डील करने जा रहा हूं कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। और यदि आप बनना चाहते हैं आईएएस और पीसीएस तो आइए ये वीडियो आपके लिए है। यानी आज वो तरीका बताऊंगा जिसके तहत आप ये समझ सकें कि एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर एस्पिरेंट्स कैसे एनसीईआरटी को देखता है और उसको कैसे आत्मसात करने के साथ साथ वह अपने इस प्रिपरेशन की जर्नी में किस प्रकार से एनसीईआरटी का महत्तम लाभ उठाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मैं एनसीईआरटी का एक चैप्टर ले रहा हूं आपके सामने। यहां मैंने एनसीईआरटी का एक चैप्टर लिया हुआ है मृदा से संबंधित। किससे संबंधित? मृदा से संबंधित एक चैप्टर है और इसमें हमें यह समझना है कि एनसीईआरटी में कोई भी टॉपिक हो उसे कैसे डील करना है या कैसे देखना है। तो सबसे पहले इस एनसीईआरटी को हम प्रारंभ करते हैं और यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं एक बिगनर को आएंगी और किस प्रकार से उस समस्या को समाधान निकालना है और उस समस्या को आपके लिए लाभदायक बना दूंगा आज के इस एपिसोड में। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का ये पोर्शन देखते हैं। एनसीईआरटी का एक चैप्टर लिया है जिस चैप्टर में शुरुआत की गई है मृदा के बारे में बताया जा रहा है, सॉइल के बारे में। किसके बारे में? सॉइल। और एनसीईआरटी शुरुआत कैसे कर रही है? एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी आपकी जिज्ञासा, आपके माइंड को संदेश देती है कि अब सचेत हो जाओ, अब यहाँ से तुमको इस प्रकार से पढ़ाई करनी है कि एक तरफ क्वेश्चन उठाना है और दूसरे तरफ जवाब प्राप्त करना है। तो ये शुरुआत ही कर रही है सवाल से। बताइए, सवाल से अगर कोई चीज प्रारंभ किया जाए तो फिर उसका जवाब याद रखने में काफी आसानी होती है। तो ये है, क्या आपने कभी उस सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक के बारे में सोचा है जो धरातल पर वृक्षों, घास, फसलों और जीवन के अनेक रूपों का पोषण करता है? क्या कोई मिट्टी के बिना घास का एक तिनका भी उगा सकता है? यद्यपि जलीय प्रकृति के पौधे और प्राणी जल में जीवित रहते हैं, परंतु क्या वे जल के द्वारा मिट्टी से पोषक तत्व ग्रहण नहीं करते? आप अनुभव कर सकते हैं कि मृदा भूपर्पटी की सबसे महत्वपूर्ण परत है। अब यहीं पे स्टेटमेंट रोकते हैं। इसमें इतनी सारी जो बातें आई तो मुझे विश्वास है कि बाकी जितने भी थोड़े बहुत हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो हिंदी को जानते होंगे, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि कुछ बच्चों को दिक्कत हुई होगी भूपर्पटी समझने में। इसको कहते हैं इंग्लिश में क्रस्ट।
भूपर्पटी। अब यहीं पे एक बिगनर को क्या करना चाहिए कि तुरंत भूपर्पटी शब्द को निकाला, भूपर्पटी शब्द को निकाला और इसको तुरंत गूगल पे सर्च किया और इसका अर्थ पता किया। ये तरीका आपको इतना बेहतर बना देगा एनसीईआरटी पढ़ने में कि फिर शब्दावलियों का जो आप चयन करेंगे अपने उत्तर लेखन में वो काफी उत्कृष्ट मानक का होगा और सर्वाधिक अंक भी आपको दिलाएगा। ठीक है, तो अब यहां आपने भूपर्पटी का मालूम किया। मैं आपको भूपर्पटी बता दूं कि 3 संस्तर में मिट्टी के खंड पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं। पहला होता है संस्तर ए, दूसरा होता है बी, तीसरा सी। तो ऊपर वाले संस्तर को ही क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। वह मृदा का क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र जो ह्यूमस से प्रधान हो, जिसमें फसलों का उत्पादन होता हो। ठीक है, यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से प्राप्त होता है। दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिस मिट्टी पर निर्भर करते हैं उसका विकास हजारों वर्षों में होता है। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। अब यहाँ 2-3 शब्द निकल के आए। पहला आया अपक्षय, दूसरा आया क्रमण, तीसरा आया जनक सामग्री। ये क्या है? अब यहीं पे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ते हुए लगातार निकल मत जाइए। शब्दावलियां जहां आपको समझ में ना आ रही हों वहां पे आप फौरन रुकें और उन शब्दावलियों का अर्थ ढूंढें। जैसे जनक सामग्री यानी जिन शैलों के टूटने फूटने से इनका निर्माण हुआ है वो जनक सामग्री हो गई। अपक्षय यानी उनका क्या क्षरण हुआ हो, अपक्षय हुआ हो यानी वो एक भौतिक अवस्था से दूसरी भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो गई हो। क्रमण कालचक्र के बारे में बता रहा है क्योंकि भूपर्पटी का निर्माण, मृदा की पतली ऊपरी परत का निर्माण वर्षों में होता है। ठीक है, अब यहां अगला चलते हैं। मृदा जो है वो शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होती है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक, वापस से यहीं रोक देता हूं। अब देखिए, कई बार आप सुनते होंगे कई सारे अध्यापकों से कि एनसीईआरटी को पढ़ो, एनसीईआरटी आधारभूत संरचना की तरह है एस्पिरेंट्स के लिए। जिस प्रकार से पॉलिटी और राजनीति करने वाले लोगों के लिए केशवानंद भारती केस 1973 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, केशवानंद भारती केस को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना बना दिया। उसी प्रकार से अगर एनसीईआरटी को देखा जाए तो ये एस्पिरेंट के लिए आधारभूत संरचना की तरह है। ये आपको शब्दकोश प्रोवाइड कराएगा, ये आपको प्रीलिम्स का फैक्ट देगा और यही आपको मेंस का ओवरव्यू देगा और माइंडसेट देगा कि कैसे मेंस के लिए आंसर राइटिंग आपको करनी है। अब यहां पे देखिए, डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में मिल सकता है। लिख रहा है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। डायरेक्ट आ गया, निम्नलिखित मृदा को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद पूछा उच्चावच, जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति और कूट दे दिया। इनमें से सही कथन का चयन करें तो सभी कथन सही हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आया उच्चावच। अब यहां बिगनर्स को जानना चाहिए कि उच्चावच किसे कहते हैं। यानी मैदान है, फिर पर्वत है, फिर पठार है और फिर पर्वत है और बीच में खाइयां हैं। ये सारी चीजें क्या है? उच्चावच की निशानियां हैं, उच्चावच का प्रमाण है। जनक सामग्री यानी पठारों से उत्पन्न हुई है मृदा या पर्वतों से उत्पन्न हुई है। जलवायु कैसी है वहां की? उष्णकटिबंधीय जलवायु है या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। वनस्पति कैसे पाए जाते हैं? सदाबहार पाए जाते हैं, झाड़ी के वन पाए जाते हैं या पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, मानवीय क्रियाओं का भी प्रभाव पड़ता है मृदा के निर्माण में। ठीक है, फिर कह रहा है मृदा के घटक
अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है मृदा के घटक होते हैं, तो पहला मिनरल्स, दूसरा ह्यूमस, तीसरा वाटर और चौथा वायु। अब इनमें से 3 दे दे और वायु न दे और आपको वायु के स्थान पे कोई दूसरी चीज दे दे, तो आप क्या करेंगे? 3 सही करेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एनसीईआरटी को आपको देखना है। अब मैं ये पढ़ाने नहीं चल रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बताने चल रहा हूँ, ये बताने के लिए आपको ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि कैसे आपको एनसीईआरटी को डील करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आगे आपका मृदा का वर्गीकरण लिख रहा है और फिर लिख रहा है भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के उच्चावच, भू आकृति, जलवायु, परिमंडल तथा वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब एक विद्यार्थी यहीं पे रुक करके पता करेगा कि भू आकृति क्या होती है, जलवायु परिमंडल किसे कहते हैं, वनस्पतियां अलग अलग पाई जाती हैं, तो भारत में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है यहाँ पता करेगा तो उसको लाभदायक सिद्ध होगा उसके लिए। अगला देखिए, अब ये सिर्फ न सिर्फ एनसीईआरटी हमारी इसमें सहयोग करती है कि हमें कैसे कोई चीज़ देखना है, बल्कि ये इसमें भी सहयोग करती है कि हमारा माइंड मैप बनाए। ये माइंड मैप बनाती है कि हमारे पास हमेशा के लिए कोई चीज़ें आत्मसात हो जाएं, हमेशा के लिए बैठ जाएं। अब यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल में मृदा को 2 वर्गों में बांटा जाता था। एक कह रहा है उर्वर और दूसरा अनुर्वर या ऊसर भूमि या अनुर्वर भूमि। अब यहीं पे आपको अर्थ पता कर लेना चाहिए, क्या उर्वर का मतलब क्या होता है और अनुर्वर का मतलब क्या होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि उर्वर का मतलब जहाँ पे फसल अच्छी तरीके से हो जाए और अनुर्वर ऐसी भूमि जहाँ पे फसलों का उत्पादन अच्छे से ना हो। ठीक है, फिर इसमें कोई और शब्दावली मिल रही है आपको। अब जैसे यहाँ पे आप आए एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो कई बार एनसीईआरटी में कई सारे संस्थानों के नाम आते हैं, तो आप वहाँ से प्रीलिम्स के लिए संस्थान का पोर्शन, इंस्टीट्यूशन का भी पोर्शन महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखिए, एनसीईआरटी में एक संस्था का नाम दिया हुआ है, वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब इसका आपको पता करना चाहिए, गठन कब हुआ, इसका कार्य कौन है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कितने वर्षों के लिए अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है, ये पता करेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, अब जलोढ़ मृदा बता रहा है, तो जलोढ़ मृदा के साथ चित्र भी प्रोवाइड कर रहा है। हम चित्रात्मक अभिव्यक्ति जब करते हैं तो ज़्यादा समय तक याद रहता है, इसलिए एनसीईआरटी को कहा जाता है कि एनसीईआरटी हर एक एस्पिरेंट्स के लिए ऐसा माध्यम है जो अपने अंदर एक मूलभूत जो आवश्यकता होती है एक जागरूक नागरिक को हर विषय में जानने की, वो आवश्यकता की पूर्ति एनसीईआरटी करती है। और ये इसलिए बेहतर है क्योंकि ये चित्रात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण पेश करती है। ठीक है, मैं पढ़ाने नहीं चल रहा हूं, मैं बार बार बता रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी को कैसे डील करना है। अब यहां आप देखिए, यहां भारत का मैप दिया हुआ है और भारत के मैप में मृदा के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताया है। अब ये बताइए कि आपके दिमाग में अगर चीज़ें नहीं बैठ रही हैं कि कौन सी मृदा कहाँ पाई जाती है, और इस चित्र को लगातार देखें और यहाँ पे दिए गए वर्गीकरण को अगर आप आत्मसात कर लें, तो ये डार्क वाले जोन को वन मृदा कह रहा है, यानी ये वाला पूरा जोन देखिए वन मृदा के बारे में है। यहाँ देखिए, ये पूरा आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पे सिक्किम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश का कुछ पोर्शन वन मृदा है। फिर उसके बाद कह रहा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ये देखिए, ये लूनी नदी है, लूनी नदी और साबरमती के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। पंचनद पंजाब के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा, पूरा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड का साउथ का इलाका, पूरा बिहार और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, ये सभी क्या है, जलोढ़ मृदा के उदाहरण हैं। फिर यहाँ पे देखिए आपको ये मिलेगा जलोढ़ मृदा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया हुआ। फिर उसके बाद है लाल और पीली मृदा, ये पूरा पोर्शन लाल और पीली मृदा का है। काली मृदा, ये देखिए महाराष्ट्र में, राजस्थान का कुछ पोर्शन, मध्य प्रदेश, कर्नाटक का,
तेलंगाना का पोर्शन, और यहाँ आंध्र प्रदेश में थोड़ी दूरी पे पाई जाती है काली मृदा, ठीक है। फिर उसके बाद लैटराइट मृदा, वो मृदा जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ये देखिए कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु, शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में दक्षिण पश्चिम मानसून से यहाँ वर्षा होती है। मानसिन राम मेघालय, गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। तो जहाँ सर्वाधिक वर्षा वहाँ सर्वाधिक मृदा का निच्छालन निचली परत में, और निच्छालन की वजह से जो आयरन के तत्व होते हैं वो ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, और इनकी वजह से मृदा लैटेराइट कहलाती है। इसका दो कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक ईंटों का निर्माण और दूसरा काजू का उत्पादन, ठीक है। फिर शुष्क मृदा, शुष्क मृदा अभी आप देखेंगे, ये देखिए ये शुष्क और रेगिस्तानी मृदा है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाने वाले होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ें कि जैसे आप बिगनर्स हैं और आपको हर एक शब्द का अर्थ भी निकालना है और उसे समझना है। अब यहाँ देखिए काली मृदा के बारे में बता रहा है, काली मृदा। अब काली मृदा के बारे में बता रहा है तो इसको कह रहा है कपास वाली काली मिट्टी। अब यहीं पे आप जान जाएंगे कि ये काली मृदा जो पाई जाती है उसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए इसको कपासी मृदा कही जाती है। तो अगर मैं पढ़ूं इसको तो मैं ये जानूंगा कि अगर यहाँ कपास वाली काली मिट्टी कह रहा है तो आखिर कपास के उत्पादन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंटल फेनामेना होना चाहिए जिसमें कपास का उत्पादन हो सकता है। कितनी ठंडी होनी चाहिए, कितनी बारिश मिलनी चाहिए, कब धूप चाहिए, कब बरसात चाहिए, ये सारी चीजें अगर मैंने पता कर ली तो एनसीईआरटी पढ़ना सार्थक होगा, ठीक है। अन्यथा आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्वतः जुताई वाला मिट्टी का क्षेत्र। अब इसमें आप पढ़ेंगे तो ये जब सूखती है तो दरार पड़ जाते हैं और जब गीली होती है तो काली चिपचिपी हो जाती है, काफ़ी है, ठीक है। फिर लाल और पीली मृदाएं, इसमें भी आप कई सारे शब्द देखेंगे। जल योजित करके एक शब्द मिलेगा आपको, ये देखिए जल योजित, जल योजित। अब यहाँ पे बिगनर्स को तुरंत पता करना चाहिए कि जल योजित शब्द क्या है, यानी जहाँ सर्वाधिक जल इकट्ठा हो जाए और फिर उसके वाष्पीकरण के कारण वहाँ लवण उत्पन्न हो जाए और साथ ही साथ उसमें पीलापन आ जाए तो वो क्या कहलाता है, लाल और पीली मृदा कहलाता है। लैटराइट लेटर शब्द से बना हुआ है। अब यहाँ शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद मृदा आकर्षण के बारे में और मृदा अपर्दन के बारे में बताया है। तो अब ये सभी शब्दावलियां आपको बेहतर आंसर राइटिंग करने में मदद करेंगी, ठीक है। अब चलिए मैं आगे चलता हूं, इसका लास्ट पोर्शन लेता हूं। अब बताइए अगर प्रीलिम्स के लिए यहाँ देखिए एक नंबर, 2 नंबर, 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, एक चैप्टर में प्रीलिम्स के 2, तो मान लीजिए 10 चैप्टर हैं तो 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हो गए। अमूमन ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ 2 ही हो, और चैप्टर में 5 हो सकते हैं प्रश्न प्रीलिम्स के। तो मान लीजिए एक चैप्टर में 5 क्वेश्चन और 10 चैप्टर हो तो 50 हो गए। और एक सब्जेक्ट के एक एनसीईआरटी की बुक में 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हैं तो ऐसे तुमको 6 एनसीईआरटी पढ़ने हैं, क्लास 6 से लेकर के 12 तक। तो कितना हो गए, 300 प्रीलिम्स के क्वेश्चन एक जगह। अब यहाँ पे आपको मेंस के प्रश्न देखिए कैसे मिलेंगे। मेंस के प्रश्न आपको 1, 2, 3, मान लीजिए फिर मैं 5 का क्राइटेरिया या 6 का क्राइटेरिया लेके चलूं तो 6 यानी एक में 10 चैप्टर होंगे एक एनसीईआरटी में और 6 क्वेश्चन एक चैप्टर में, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 60। और ऐसे आपको 6 एनसीईआरटी पढ़ने हैं तो एक एनसीईआरटी से आपको 600 मेंस के प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा और तुरंत लास्ट में डील कर लिया उसके प्रीलिम्स और उसके मेंस के क्वेश्चन को लिखा, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, तो आप यकीन मानिए आपको फिर आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स के लिए जीएस का अलग से सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार विद्यार्थी सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने तक ही सीमित रखते हैं, जबकि आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स क्वेश्चन के लिए इसको नहीं देखते हैं। अब यहाँ देखिए मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है।
अब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जलोढ़ है, अब यहाँ पे अगर आपने जलोढ़ मृदा पे टिक लगा दिया, आप खुश हो गए, अरे वाह हमें आ गया। लेकिन आपका काम यहीं तक सीमित नहीं है। आपका काम अब है कि तुरंत ये चैप्टर बंद है और लास्ट पोर्शन है और आपके सामने अब लैटराइट आया, तो आप आंख मूंद करके लैटराइट मृदा के बारे में जानिए। सर्वाधिक वर्षा के बाद मृदा का निच्छालन, मृदा के निच्छालन के बाद वहाँ पे ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता, आयरन ऑक्साइड की वजह से लैटेराइट मृदा में परिवर्तन, काजू की खेती, ईंट का निर्माण केरल में पाया जाएगा, तमिलनाडु में पाया जाएगा, मेघालय में पाया जाएगा। दोहरा लिया आपने, तब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, वरना सिर्फ आप एक किताब पढ़ रहे हैं जो आज तक पढ़ते आए हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आपको कदम कदम पे शब्दावली देगा, कदम कदम पे प्रश्न देगा और हर चैप्टर के बाद प्रीलिम्स और मेंस का क्वेश्चन देगा। और साथ ही साथ जब आप और सारे एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इधर कोई राधा बनी होगी, कोई पिंटू बना होगा, वो प्रश्न कर रहा होगा, अरे मैं तो सोचता था कि भारतीय समाज बड़ा समान है, ये तो असमान दिख रहा है। फिर उसके बाद बताया जाएगा कि क्यों असमान है भारत का समाज, क्यों यहाँ पे अलग अलग धर्म और जाति होते हुए भी एकता कही जाती है। ये सारी चीजें आपके माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाएंगे। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। और किताबों में आपको ये चिंटू और मिंटू साइड में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। शब्दावलियां मिलेंगी, मैप मिलेंगे, तरह तरह के आंकड़े मिलेंगे। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपने पता कर लिया काली मृदा के बारे में, वन मृदा के बारे में। अब कह रहा है रैगुर मृदा दूसरा नाम किसका है, तो काली मृदा को क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मृदा, कपासी मृदा और रैगुर मृदा भी कहते हैं। ये काली क्यों होती हैं, कार्बोनिफेरस की उपलब्धता की वजह से काली होती हैं। ये दक्कन के पठार में ज्वालामुखी क्रियाओं के दरारी उद्भेदन से बने पठार हैं और इनके ही अपक्षय से काली मृदा का निर्माण हुआ है और इसमें कपास की खेती सर्वाधिक अच्छे से और गन्ने की खेती की जा सकती है। ठीक है। लवण मृदा, जहां वाष्पोत्सर्जन ज्यादा हो, साल्ट जम जाए तो लवण मृदा है। शुष्क मृदा, जहां पे पानी की उपलब्धता खत्म हो चुकी हो और मिट्टी के कण भौतिक परिवर्तन के अधीन आ चुके हों, पवन उसको उड़ा करके एक जगह से दूसरे स्थान पे करे तो शुष्क मृदा है वहां पे। लैटराइट मृदा भी हमने पढ़ा। भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है, तो कौन सा कारण हो सकता है, जो ऊपरी परत का मुख्य, तो अत्यधिक निच्छालन होता है इसका मेन कारण। भारत के संचित क्षेत्र में किसी योग भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है, किस कारण से हो रही है, जिस्म की बढ़ोतरी, अतिचारण, अति सिंचाई, रासायनिक, तो अति सिंचाई के कारण। ठीक है, समझ गए। फिर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों में लिखें। मृदा क्या है बताइए, यहीं पे आप मृदा का लिख लीजिए। फिर यहाँ पे मृदा निर्माण के प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से हैं, मृदा परिच्छेदिका के 3 संस्तरों का उल्लेख करिए। तो अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ये मृदा परिच्छेदिका आप डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, देखिएगा। मैं कभी दूसरा सेशन लेकर के आऊंगा एनसीईआरटी का, तो एक तरफ प्रीवियस ईयर का मेंस का क्वेश्चन रखूंगा, एक तरफ प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स का क्वेश्चन रखूंगा और फिर वो चैप्टर रखूंगा। फिर आपको बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे एनसीईआरटी हमारे लिए लाभदायक है। काली मृदाएं किन्हें कहते हैं, इनके निर्माण और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मृदा संरक्षण क्या है, इसके उपाय सुझाइए। आप यह कैसे जानेंगे कि कोई मृदा उर्वर है या नहीं। प्राकृतिक रूप से निर्धारित उर्वरता और मानवकृत उर्वरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सभी आपको सोचने के लिए विवश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही बेहतर तरीका है एनसीईआरटी पढ़ने का, जहां आपको प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे, मेंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, माइंड मैप भी मिलेगा। समझ गए। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतना ही। देखते रहिए आकार आईएएस यूट्यूब चैनल और मुझे विश्वास है कि आपको ये सीरीज जो लाई जा रही है आकार आईएएस के प्रयास से बहुत पसंद आ रही होगी। ऐसे ही क्लासेस, ऐसे ही अप्रोच हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड होंगे। अगर आप आकार आईएएस के साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और इसकी मुख्य शाखा अलीगंज लखनऊ में आकर के संपर्क करें, मुझसे मिलें और आइए प्रिपरेशन की एक नई धारा शुरू करते हैं जो सफलता तक आपको पहुंचाए। जय हिंद, जय भारत। आकार आईएएस यूट्यूब चैनल आपके लिए समर्पित था, समर्पित है, समर्पित रहेगा। सत श्री अकाल।